तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम उस छुपे हुए तंत्र को डिकोड करने वाले हैं जो हमारी बातों को, हमारे समय को एक अर्थ देता है। हम बात कर रहे हैं ग्रामर की, खासकर अंग्रेजी और हिंदी ग्रामर के बीच के उस तुलनात्मक ढांचे की, जिसे हम रोज इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन शायद ही कभी उस पर गहराई से गौर किया हो। सच कहूं तो जब इसके पीछे के विज्ञान को देखते हैं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। मशहूर अमेरिकी लेखक कर्ट वॉनेगट की एक बहुत ही शानदार लाइन है, यदि आप ग्रामर के नियम तोड़ना चाहते हैं तो पहले ग्रामर के नियम सीखें। और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। किसी भी भाषा में पूरी तरह से महारत हासिल करने और अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहने के लिए उस भाषा का बुनियादी ढांचा समझना बेहद जरूरी है। बिना नियम जाने आप रचनात्मक हो ही नहीं सकते। तो इस विश्लेषण के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम तेजी से इन 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। समय का असल अर्थ, कालों और उनके अलग अलग पहलू, वाक्यों को बनाने में संरचनात्मक भिन्नताएं, वर्ब्स यानी क्रियाओं का मैकेनिज्म, और अंत में वाच्य, भाव और उनके गुण। तो पहले बिंदु से शुरुआत करते हैं। आखिर व्याकरण के नजरिए से समय का अर्थ है क्या? ग्रामर में जिसे टेंस या काल कहा जाता है, दिलचस्प बात यह है कि ये शब्द लैटिन भाषा के टेम्पस से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब ही समय होता है। यानी भाषा मुख्य रूप से समय को ट्रैक करने का, ये बताने का एक टूल है कि कोई एक्शन आखिर हुआ कब था। सारा खेल समय को पकड़ने का है। और जब समय को ट्रैक करने की बात आती है तो चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी, दोनों ही भाषाएं 3 मुख्य समय स्तंभों पर मजबूती से टिकी हैं। भूतकाल यानी जो बीत गया, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और भविष्यत काल जो आने वाला है। दुनिया को देखने का ये बुनियादी नजरिया दोनों भाषाओं में बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन बात सिर्फ भूत, वर्तमान या भविष्य तक सीमित नहीं रहती। अब आते हैं हमारे दूसरे बिंदु पर, यानी काल और उनके पहलू। इसे एक परफेक्ट 3x4 ग्रिड की तरह सोचिए। 3 मुख्य काल और हर एक के 4 अलग अलग पहलू मिलकर कुल 12 अनूठे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये देखना सच में अद्भुत है कि भाषा के भीतर गणित जैसी कितनी सटीक और खूबसूरत व्यवस्था छुपी हुई है। अब ये 4 पहलू करते क्या हैं? दरअसल ये एक्शन का एकदम सटीक स्टेटस बताते हैं। कोई काम क्या हमारी दैनिक आदत है, क्या वो काम अभी इसी वक्त चल रहा है, या फिर वो पहले ही पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हिंदी में हम इसे ता है, रहा है या चुका है सुनकर पलक झपकते ही समझ जाते हैं। बिना कोई ग्रामर की किताब खोले हमारा दिमाग इस जटिल गणित को सेकंडों में प्रोसेस कर लेता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। यहाँ से कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम वाक्यों की संरचनात्मक भिन्नताओं की बात करेंगे। यही अंग्रेजी और हिंदी के रास्ते सच में अलग होते हैं। वाक्यों को बनाने के तरीके में एक बहुत बड़ा बुनियादी ढांचागत अंतर है। अंग्रेजी SVO पैटर्न फॉलो करती है। सब्जेक्ट, फिर वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट, यानी अंग्रेजी में क्रिया वाक्य के बीच में आ जाती है। लेकिन हिंदी में SOV पैटर्न होता है। हिंदी वाक्य के बिल्कुल अंत तक क्रिया के सामने आने का इंतजार करती है। इस छोटे से उदाहरण को ही ले लीजिए। अंग्रेजी में कहते हैं रवि ड्रैग्स दिस चेयर। यहाँ ड्रैग्स एक्शन रवि के ठीक बाद आ गया। हमें तुरंत पता चल गया कि काम क्या हो रहा है। लेकिन हिंदी में हम कहते हैं रवि इस कुर्सी को घसीटता है। घसीटता है सबसे अंत में आता है। हिंदी की इस खूबसूरत बनावट में श्रोता को वाक्य के अंत तक सस्पेंस में रहना पड़ता है कि असल में काम हुआ क्या। हो सकता है रवि कुर्सी को उठा रहा हो या साफ कर रहा हो। जानने के लिए अंत तक सुनना ही पड़ेगा। एक और बड़ा अंतर है प्रेपोजिशन और पोस्टपोजिशन का। अंग्रेजी में संज्ञा या नाउन से पहले शब्द लगते हैं, जैसे इन द रूम, लेकिन हिंदी पोस्टपोजिशन, जिन्हें परसर्ग कहते हैं, उन पर निर्भर करती है। हिंदी में हम कहते हैं कमरे में। कमरा पहले आया और में उसके ठीक पीछे। और ये बात तो शायद ही कभी नोटिस की हो। अंग्रेजी के उलट हिंदी में मालिकाना हक या पोजेशन जताने के लिए टू हैव जैसी कोई डायरेक्ट वर्ब है ही नहीं। इसके बजाय हम मेरे पास है जैसे वाक्यांशों का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग नई नई हिंदी सीखते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन हिंदी भाषियों के लिए ये बिल्कुल स्वाभाविक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, जो है वर्ब्स यानी क्रियाओं का मैकेनिज्म।
यहाँ जो ऑक्सिलियरी वर्ब्स या सहायक क्रियाएं होती हैं वो एकदम गियर बदलने का काम करती हैं। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या थर्ड पर्सन, इसके आधार पर इज, एम, आर या हैज, हैव अपना रूप बदल लेते हैं। ये छोटे छोटे शब्द ही पूरे वाक्य के समय को ड्राइव करते हैं। इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, पानी में उंगली डुबाने की क्रिया। मैं पानी में अपनी उंगली डुबोता हूँ। ये सरल भौतिक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक परफेक्ट उदाहरण है, जो किसी आदत या नियमित तौर पर होने वाले काम को एकदम सटीक ढंग से दर्शाता है। लेकिन यहाँ हिंदी अंग्रेजी से एक कदम आगे निकल जाती है। अंग्रेजी में ही प्लेज और शी प्लेज दोनों में वर्ब नहीं बदलती, वो जेंडर न्यूट्रल है। लेकिन हिंदी में वर्ब सीधे जेंडर से जुड़ी होती है। वह खेलता है और वह खेलती है। क्रियाओं का ये लिंग आधारित बदलाव हिंदी को एक बेहद बारीक और संवेदनशील भाषा बना देता है। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी और 5वें पड़ाव पर, वाच्य, भाव और उनके गुण। बात करते हैं हिंदी वर्ब्स के 4 अलग-अलग मूड्स या भाव की। कोई सामान्य तथ्य बताना हो, किसी को आदेश देना हो, कोई इच्छा जतानी हो या बस कोई अनुमान लगाना हो, व्याकरण में हर एक मूड का अपना एक खास काम है। मजेदार बात यह है कि रोजमर्रा की बातचीत में बिना सोचे इन सब का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। भाषा विज्ञान के नजरिए से देखें तो हिंदी में एक बेहद पेचीदा कंसेप्ट है पार्शियल एर्गेटिविटी या आंशिक एर्गेटिविटी। आसान शब्दों में कहें तो आमतौर पर वाक्य का बॉस उसका सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है और क्रिया उसी के हिसाब से चलती है। लेकिन कभी-कभी हिंदी में क्रिया अचानक सब्जेक्ट को इग्नोर कर देती है और पूरी तरह से ऑब्जेक्ट यानी कर्म के अनुसार अपना रूप बदल लेती है। ये काफी जटिल लेकिन शानदार नियम है। उदाहरण के लिए, उसने फर्श पर चाकू गिरा दिया। यहाँ हम एक्टिव वॉइस में एक सकर्मक या ट्रांजिटिव वर्ब का बिल्कुल साफ उदाहरण देखते हैं। काम करने वाला सीधा काम कर रहा है और उसका पूरा असर सीधा चाकू पर पड़ रहा है। वॉइस या वाच्य ये तय करता है कि सब्जेक्ट और एक्शन के बीच पावर डायनामिक्स कैसा है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है, पैसिव वॉइस में काम सब्जेक्ट पर होता है। लेकिन हिंदी की एक बहुत ही अनोखी खूबी है। हिंदी में अकर्मक या इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी असमर्थता जताने के लिए पैसिव हो सकती हैं। जैसे हम कहते हैं, मुझसे चला नहीं जाता। ये एक ऐसी गहरी भाषाई सच्चाई है जिसका सीधा अनुवाद अंग्रेजी में कर पाना लगभग नामुमकिन है। जरा सोचिए, ग्रामर के ये सारे जटिल, सटीक और खूबसूरत नियम महज किताबों तक सीमित नहीं हैं। आज दुनिया भर में 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग हर दिन, हर सेकंड बिना रुके इन नियमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाषा कोई स्थिर चीज नहीं है, ये करोड़ों दिमागों में एक साथ चलने वाला एक बेहद जीवंत नेटवर्क है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए ये सवाल पीछे छूट जाता है कि हमारी मूल भाषाओं का ये छुपा हुआ व्याकरणिक ढांचा किस तरह हर दिन हमारे समय और क्रियाओं को देखने के नज़रिए को आकार देता है। क्या भाषा हमारे सोचने की प्रक्रिया को भी गहराई से बदल देती है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस दिलचस्प विश्लेषण में शामिल होने के लिए शुक्रिया। बस इसी तरह चीज़ों को बारीकी से समझते रहिए।